अगर वो कैपिटल आर है तो जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट किस तरह से निकालेंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर कर, ठीक है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अच्छा, अब आई क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आपको मालूम है ना भाई, चार्ज पर यूनिट टाइम तो होता है करंट, तो हमने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब जो ई है इसको ऐसे लिख देंगे ई इंटू वन अपॉन आर, और ई की जगह लिख देंगे डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर, यानी कि सर हाँ जी ये वाली लगा, भेज देना, मेरे को भेज देना। ये है वेदांत, सर को दिखा दे। दूसरी वाली फोटो इसकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी लग रही है, डर रहा हूँ यही बनेगा। इस फोटो में मैंने पहली बार ना इसका बंद मुंह देखा है, नहीं तो वो खुला ही रहता है हमेशा, कभी नहीं इसका वो मुंह खुला हुआ है इसका मुंह खुला ही रहता है और हंसता ही रहेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए जी, यहाँ डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा क्यू क्या हो गया हमारा, ये हो गया चेंज इन करंट या इंड्यूस्ड चेंज इन चार्ज, सॉरी, या इंड्यूस्ड चार्ज। ये चार्ज पैदा हुआ है क्योंकि करंट क्या था, इंड्यूस्ड करंट था। इंड्यूस्ड करंट मतलब मैग्नेटिज्म की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट हमारा आई हो गया, आई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है ये हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है। तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, तो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आर इज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब ये जैसे क्वेश्चन है, मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L is rotated at an angular speed omega normal to a uniform magnetic field B, derive expressions for the EMF induced in the rod, second है current induced, और थर्ड है heat dissipation if the resistance of the rod is capital R, ठीक है। तो एक छोटा सा हिंट देकर छोड़ो, अपने आप करिएगा, कैसे करेंगे ये बताता हूँ, या दो हिंट दूंगा अभी इसको। देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में EMF इंड्यूस्ड, सेकंड में करंट इंड्यूस्ड, थर्ड में हीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो EMF इंड्यूस्ड आप ये देखिए कि मैंने इससे पहले आपको ये करवाया था E इज इक्वल टू DLV, इंड्यूस्ड EMF BLV के बराबर होता है। ये हमने किस में करा था, जहाँ पर कंडक्टिंग रेल्स थी और उसके ऊपर हमने कंडक्टर को स्लाइड कराते थे, मूव कराते थे, ठीक है। तो एक तो हमने वहाँ पर लॉरेंस फोर्स से कराते थे, और एक जो है एक अपने इसको जो है डायरेक्ट आपका जो फ्लेमिंग का रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो यूज़ करके उससे हमने करा था। तो दो तरीक़ों से करा था। तो ई की वैल्यू BLV आ गई। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी v ना बोल के इन्होंने ये बोला कि एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। A metallic rod of length L is rotated at an angular speed. Metallic rod of length L is rotated at an angular speed omega, ठीक है। तो एक चीज़ शायद आप भूल चुके होंगे, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। यहाँ पर R क्या है, R होता है रेडियस, ठीक। तो a metallic rod of length L is rotated at an angular speed omega, ठीक है। तो एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड का लेंथ L दे रखा है, मेटालिक रॉड का लेंथ L दे रखा है। तो ये समझिए कि इसको ऐसे रोटेट किया जाता है, तो आप भी देखेंगे कि इसका L ऐसे हो गया,
ये जो एल है, ये एल ही तो रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, तो मेटालिक रॉड को घुमाया जा रहा है इस तरह से। तो जैसे बी है, बी की जगह आपको आर ओमेगा डालना होगा और आर की जगह क्या डालेंगे, एल लेंगे, ठीक है, आर की जगह एल लेंगे। एक हिट तो ये। उसके बाद करंट इंड्यूस्ड वो आप निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद इंड्यूस्ड आप निकाल लेंगे ई अपॉन आर करके। और हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला बताता हूँ, एच इज इक्वल टू ये होता है पावर इंटू टाइम, टी इंटू टी, ठीक है। टी यहाँ पर टी को टी ही लेना है, तो ज़रा ये करके देखिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको करा दूँगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस v की जगह आपको ये ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हटको तो बता दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करने के क्या क्या मेथड होते हैं, तो देखेंगे, ये थ्योरेटिकली टॉपिक है। और इसके बाद हमारा इसमें 2 टॉपिक्स और बचेंगे इस चैप्टर में, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं। Methods of generating induced EMF. Methods of generating induced EMF. An induced EMF can be produced by changing the magnetic flux. Induced EMF कब प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल में, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। चेंजिंग फ्लक्स से ही मैग्नेटिज्म जो EMF है वो इंड्यूस होता है, यानी कि पैदा होता है। लिंक्ड विद द सर्किट, द मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to TA cos theta can be changed by any one of the following methods. फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, ये हम जानते हैं। हमें अगर फ्लक्स यानी कि फाई अगर हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, अगर इसको चेंज कर पा रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्लक्स का चेंज होना लगातार वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्लक्स को कैसे चेंज करा जा सकता है, सीधा देखिएगा, फॉर्मूला देखकर ही समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, एरिया ऑफ द लूप चेंज कर दो, या बार बार उसका ओरिएंटेशन यानी कि उसका जो एंगल है वो चेंज कर दो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं बस। अब आप ये देखिएगा, फर्स्ट क्या है, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये इसके फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है भाई, बी है, ए है और थीटा है, अगर इनको मैं चेंज करूँगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन अ कॉइल ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट बाई, फर्स्ट है मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉइल। तो मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेकर चले जाइए, मान लीजिए कोई कॉइल है हमारे पास, फर्स्ट है changing the magnetic field B changing the magnetic field B, तो moving a magnet towards a stationary coil। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई कॉइल है हमारे पास, ऐसे यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और अगर हम किसी एक मैग्नेट को इसके पास लेकर आते हैं तो आपको पता है कि फिर नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर दूर लेकर जाते हैं तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी कि इधर भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ बन जाएगा। तो नॉर्थ जो है फिर इस नॉर्थ को रिपेल करने लगता है बैलेंस को, फिर जब रिपेल करता है तो फिर ये दूर जाने लगता है, जब ये दूर जाता है तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है, दूर जाता है तो इधर साउथ बन जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसीजर, अगर मान लीजिए हम मैग्नेट को इसके पास लेकर जाए, मैग्नेट को इसके दूर लेकर जाए, तो अगर हम कंटिन्यूसली इसको पास और दूर बार बार लेकर जाते रहेंगे तो इसमें बार बार जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा और वो करंट बार बार चेंज होता रहेगा। चेंजिंग करंट मतलब चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा,
मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉइल। सेकंड है मूविंग अ कॉइल टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट। तो कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर चले जाओ या मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर चले जाओ, एक बार। थर्ड देखिए, वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। अगर कोई कॉइल है उसके बराबर में कोई कॉइल है तो उसमें अगर आप करंट चेंज करें तो मैग्नेट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, पैरेलल जा रहे हैं वायर्स। तो पैरेलल वायर से जब उनमें करंट फ्लो करता है दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो रिपेल करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने ये देखा था कि होता क्या है कि भाई अगर इधर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो आपको किसी मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो वही चीज़ इन्होंने बोला है कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे कर सकते हैं। आप या तो मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर चले जाओ या कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर चले जाओ, या फिर क्या करो कि एक कॉइल है उसके बराबर में एक और कॉइल है और उस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के फ्लो करने से भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस होने लगता है, तो आपको फिर किसी मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती। चौथे वाले चैप्टर में हमने करा ही है, तो वहाँ मैग्नेट नाम की चीज़ ही नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन तो पहला जो है तरीका, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हैं। ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हैं तो फ्लक्स को चेंज करना चाह रहे हैं। फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकता है, तीन तरीके हैं उसके। या तो आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर चले जाएंगे या कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर चले जाइए, या कॉइल के बराबर में कोई नेबरिंग कॉइल हो, उस नेबरिंग कॉइल में आप करंट चेंज कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है। ये तीन तरीके हैं, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ करके दिखाना नहीं है। सेकंड देखिएगा, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया चेंज करना है कॉइल का, तो कंसिडर अ कंडक्टर CD of length L moving with a velocity v। अब ये देखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं है। Consider a conductor CD of length L moving with a velocity small v towards right on a U-shaped conducting rails situated in a magnetic field E. The field is uniform and points into the plane of paper as the conductor slides. The area of the circuit changes from ABCD to ABC'D'। तो हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, चेंजिंग द एरिया A of the coil। चेंजिंग द एरिया ए ऑफ द कॉइल। हमने कहा कि हमारे पास उसी तरीके से वायर का अरेंजमेंट है, ऐसे जैसे कंडक्टिंग रेल्स हमने बताई थी, उसके ऊपर हमने वायर रखा हुआ है। ये है सी, ये है बी, और ए भी ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये जो वायर है, इस वायर के लेंथ कितनी है, स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस वायर को, इस वाले वायर को वेलोसिटी v के साथ इधर खींचा जाता है, स्लाइड कराया जाता है। और यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेस बना रहा हूँ। प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वायर को, वायर को इधर शिफ्ट करें तो अब पोजीशन सी नहीं रही, और ये पोजीशन हो गई C' और ये वाली पोजीशन हो गई B'। और कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो एरिया था ना कॉइल का, वो चेंज हो गया। पहले ये जो एरिया था वो ये वाला था, ABCD, ये एरिया था। अब एरिया क्या हो गया, ABC'D', ये पूरा बड़ा हो गया। अब ये एरिया चेंज करना है। अच्छा, अब वो किस तरीके से चेंज होगा वो देखिएगा। अब ये कह रहे हैं द इंक्रीजिंग फ्लक्स d phi इज इक्वल टू b इंटू चेंज इन एरिया, b इंटू चेंज इन एरिया। तो हम ये जानते हैं कि इन्होंने बोला इंक्रीज इन फ्लक्स d phi इज इक्वल टू b इंटू चेंज इन एरिया।
ये कैसे आया, ये कैसे आया? हम ये जानते ही हैं भाई फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब एरिया जो है वो कौन सा एरिया है? ये फाई का एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की तरफ, ठीक। एरिया जो वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अपने खुद के परपेंडिकुलर, एरिया का जो सरफेस बना हुआ है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो ये पूरी की पूरी सरफेस है, तो सरफेस पर भी तो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है। सरफेस पर आप ये कहेंगे नहीं कि बाहर की तरफ भी होगा, ठीक है। मैं बाहर की तरफ वाला नहीं लेना चाहता, मैं परपेंडिकुलर सरफेस वही लूँगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका सरफेस जो एरिया है, एरिया का नॉर्मल अंदर की तरफ है। तो जब बी में और ए में, इन दोनों के बीच में ओरिएंटेशन, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के अबाउट जा रहे हैं। तो बी ए कॉस 0 हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। कॉस 0 का मतलब होता है 1, तो फाई इज इक्वल टू हो गया बी ए। अभी मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा यूनिफॉर्म है, लेकिन मैं इस बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार क्या करना चाह रहा हूँ? एरिया को चेंज करूँ। तो एरिया वेरिएबल है क्योंकि उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो एरिया अगर हम इधर कहेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया भी होना चाहिए, यानी कि डी ए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो वही है कि डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन एरिया, ये इस तरह से आता है। डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन एरिया। अच्छा, अब चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे? वही एरिया में चेंज कौन सा हो रहा है? ये तो चेंज हो रहा है बस इतना, तो चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इस वायर को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करके पहुँचाने में मुझे टाइम लगा, टाइम ऑफ टी टी, टाइम ऑफ टी टी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी डी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे सी से सी डैश तक का डिस्टेंस चाहिए, तो सी डैश इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? वी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में टाइम कितना हो रहा है? डी टी। तो सी डैश हो गया वी डी टी, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा ये वाली लेंथ हमको मालूम नहीं है एल, ये वाली लेंथ हमको मालूम है एल, तो इधर हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू डी इंटू, ये चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया को मैं बोलूँगा सी डैश एरिया, सी डैश डी डैश टी, सी डैश डी डैश टी। डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू, ये जो एरिया है सी डैश डी डैश डी, ये एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो लेंथ कितनी है एल, ब्रेथ कितनी है बी डी टी। जो डी टी है, डी टी को इधर ले आओ, डी फाई बाई डी टी, इधर क्या बचा? बी एल बी। जो डी फाई बाई डी टी है, ये डी फाई बाई डी टी ही तो ई एम एफ के बराबर होता है। तो इसका मतलब एरिया चेंज करके हमने इंड्यूस्ड ई एम एफ हमको मिल गया, ठीक है। तो एरिया को चेंज करके ई एम एफ इस तरह से मिलता है, समझ गए, ठीक है। तो ये मामूली सा ये डेरिवेशन है, इसका याद रखिएगा आप ये। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल बी, दिस सेट्स अप इंड्यूस्ड EMF in the group of magnitude BLV, ठीक है जी। सेकंड वाला ये क्लियर है, ठीक है। थर्ड करवाते हैं, चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन थीटा ऑफ बी एंड ए, थ्योरी ऑफ AC जनरेटर। अभी ये जो चीज़ मैं करवाऊंगा यही चीज़ हम AC जनरेटर में भी करेंगे, AC वाले चैप्टर, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आप देखो।
थर्ड मेथड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करने का थर्ड मेथड है चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ थीटा ऑफ बी एंड ए। The relative orientation theta of B and A relative orientation theta of B and A. Consider a coil PQRS free to rotate in a uniform magnetic field B vector. The axis of rotation of the coil is perpendicular to the field B vector. Is perpendicular to the field B vector. The flux through the coil when it's normal makes an angle theta with the field is given by phi is equal to PA cos theta. तो हमने कुछ इस तरीके से देखा कि जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें जो कॉइल है ना, कॉइल को हम इस तरीके से रख रहे हैं, तो इसलिए उसको दिखाने के लिए हमने क्या करा, हमने दिखाने के लिए उसको थोड़ा टेढ़ा बना के दिखा दिया। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इधर ये हो गया P, ये Q, ये R और ये S, PQRS। और ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है B वेक्टर। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने करा क्या कि दिखा रहे हैं आपको कॉइल इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। एक्चुअली कॉइल क्या है ना, कॉइल ऐसे रखी हुई है यहाँ पर, ये इस तरीके से रखी हुई है कि जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल ऐसे रखी हुई है इस तरह से। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो सामने से आपको एक रेक्टेंगल जैसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई देगी, क्योंकि इसको इस तरह से जैसे कैसेट फिट कर रखी हो इस तरीके से ऐसे फिट कर रखा है। और हमने इसको क्या करा, हमने इसको थोड़ा टेढ़ा करके दिखा दिया ताकि पता चल जाए कि रेक्टेंगुलर कॉइल ये है, ठीक। अच्छा, अब बराबर में जो डायग्राम दिखा रखा है, बराबर में डायग्राम वो है जो एक्चुअल में हमको सामने से दिखाई देगा वो। तो इसमें देखिएगा कि सामने से एक्चुअली हमको इस तरीके का व्यू दिखाई देगा इसका। ये मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई
चौड़ाई दिखा दी। अगर कॉइल में हमने ये कहा कि एक वायर है, दूसरा भी वायर लपेट रखा है, तीसरा भी वायर लपेट रखा है, मतलब अगर वायर्स में कुछ टर्न्स हैं तो टर्न्स अगर वायर में बढ़ते चले जाएंगे तो वो जो उसकी कॉइल की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी उसकी चौड़ाई दिखा दी। और फिर हमने ये कहा कि अगर इसको हम रोटेट कर रहे हैं अंदर तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे अगर कोई कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो इस तरीके से ऐसे 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 रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। तो आप ये देखिएगा जब ऐसे रोटेट करेगी तो ये ऐसे होगी। एक इंस्टेंट के लिए हमने इसको ऐसे बनाकर दिखा दिया। ये कॉइल ऐसे होगी। अब जब कॉइल ऐसे होगी, मान लीजिए ऐसे है, तो इस टाइम कॉइल का जो एरिया है, कॉइल के एरिया पर परपेंडिकुलर वही तो एरिया की डायरेक्शन देगा मेरे को। उसको हम एन वेक्टर या एन कैप बोल देते हैं। एन वेक्टर बोल रखा है इधर। अच्छा, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर, ये एन वेक्टर का मतलब क्या है, एरिया परपेंडिकुलर होता है। जहाँ पर एरिया बनता है उसके परपेंडिकुलर उसके वेक्टर की डायरेक्शन होती है। दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है। तो अगर मान लीजिए हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको लगातार घुमाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बार बार चेंज होता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है। आपने थोड़ा सा और इधर करा, थोड़ा सा इसको और ऐसे शिफ्ट करा तो ये एन वेक्टर थोड़ा और इधर आ जाएगा, थीटा बढ़ गया। थोड़ा और करा, एन वेक्टर थोड़ा और इधर आ गया, यानी कि थीटा बढ़ गया। तो धीरे धीरे थीटा बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमको मालूम नहीं है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अच्छा, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह क्या आ जाएगा, फाई की जगह हम लिखेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी। बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस ओमेगा टी कहाँ से आ गया? ये कॉस ओमेगा टी का क्या है कंसेप्ट, ये समझिएगा। जब भी कभी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, 11th क्लास का है, थोड़ा सा बता दो, भूल गए होंगे आप। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है और मान लीजिए पॉइंट बी पर रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट करा कर यहाँ तक पहुँचा दिया, पॉइंट क्यू तक। एक्चुअली कर तो रहा है, ये रोटेशनली मूव कर रहा है, इस सर्कल में वो गोल मूव कर रहा है। तो हमने कहा कि कितना मूव कर गया वो एंगल तो बताओ जरा। हमने कहा एंगल है थीटा, एंगल थीटा है। अब वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। वो ओमेगा हो गया। तो ऐसा होता है जैसे हमने नॉर्मली देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से ऐसा होता है कि अगर रोटेशनल मोशन की बात करी जाती है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम तो टाइम है। अब जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये हो गया थीटा। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा और टाइम तो टाइम है। तो बेसिकली मैंने थीटा की जगह ही ओमेगा टी लिखा है, समझ गए? थीटा की जगह ही हमने ओमेगा टी लिखा है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा होती है, तो बी ए कॉस थीटा ना बोलकर बी ए कॉस ओमेगा टी होती है। अच्छा जी, बी ए कॉस ओमेगा टी क्यों बोल रहा है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में डी टी लिखा हुआ है, यानी कि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू माइनस
यहाँ पर जो टी वाला टर्म है ना बस वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। बी और ए तो कांस्टेंट है, बी और ए को बाहर निकाल लीजिए, माइनस बी ए हो गया इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन, तो बी इज इक्वल टू माइनस बी ए और ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो कॉस का तो हो गया माइनस साइन, फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा इज अ कांस्टेंट और टी जो है वो वेरिएबल है, उसका डिफरेंशियल वन होता है, तो ये ओमेगा आ जाएगी। समझ गए? फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x है और आपसे ये कहा जाए भाई डी बाई डी एक्स करिए, ठीक है, तो आप इसको क्या निकालते हो? टू तो बोल देते हो, क्योंकि x जो है x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वन होता है। सेम कहानी है, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो ओमेगा एज इट इज रहेगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, तो ओमेगा ये आ जाएगा। जैसे 2x का डिफरेंशियल 2 होता है, 3x का डिफरेंशियल 3 होता है, ऐसे ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा ही करोगे टी का वन हो गया। ठीक है, तो पहले कॉस को डिफरेंशिएट करा तो माइनस साइन आ गया, फिर आगे ओमेगा टी कितना हुआ है एज पर चेक करो, ओमेगा टी उसका ओमेगा हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो गई? ई की वैल्यू हो गई बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। इफ द कॉइल हैज एंटर्ड, तो ये वही विजिबिलिटी लाइन है, पहले से करते आ रहे हैं कि इफ द कॉइल हैज एंटर्ड तो उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा समझिए आगे जो बताना चाहूँगा। तो रोटेशनल मोशन में एक चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने ना इसमें एक चीज़ और करी थी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी से स्टार्ट करो और घूम के वापस पॉइंट पी पर ही आ गया। मैं रोटेशनल मोशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई अंदर ना कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है, तो कॉइल जिस वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी को अपनी ओमेगा ले रही है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, वापस पॉइंट पी पर आता है, तो हम ये कहते हैं कि उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया पूरे एक रोटेशन में, कितना घूम गया वो, थीटा कितना हो गया 2 पाई, 360 डिग्री घूम गया तो थीटा हो गया 2 पाई। तो फॉर वन रिवॉल्यूशन, मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी, ठीक है। और पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी बोलते हैं कि ये इतने टाइम पीरियड के बाद खुद को अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो उसको स्मॉल टी को कैपिटल टी बोला जाता है। स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा की जगह आ गया 2 पाई, ओमेगा तो ओमेगा है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ऐसे लिखो और 1/t ऐसे लिखो, 1/टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एफ। तो एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़ और एक ये चीज़, ये याद रखने वाली है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है, 2 पाई एफ भी होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम 1 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 और ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मालूम है कि इसकी वैल्यू ईएमएफ की मैक्सिमम कब होगी? तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1। और वो कब होगी? वो +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दैट इज व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, note this maximum value by E naught. E naught is equal to NBA omega. E naught is equal to, हमने कहा था कि अगर उसमें n टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा NBA
ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी अगर 1 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये, तो उसको ई नॉट बोलते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, और इसको ये कह सकते हैं therefore E is equal to E naught sin omega t। समझ गए? E नॉट होगी EMF की मैक्सिमम वैल्यू, वो कब आएगी? जब साइन ओमेगा टी 1 के बराबर होगा। तो साइन ओमेगा टी अगर 1 के बराबर है तब EMF की जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एन बी ए ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा को मैं E नॉट बोल सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट पर। तो मैंने एन बी ए ओमेगा की जगह इस रिलेशन में E नॉट रख दिया, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। और इसको ये बोल सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा की जगह पाइए पाइए, ये भी बोला जा सकता है। बोलिए जी, क्लियर है? वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। और ये वाली चीज़ जो है ना, ये मुझे बार बार E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, अभी हम बेस तैयार हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर का, तो ये वाली चीज़ ना बार बार करनी है हमको AC वाले चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करना है जो अगला चैप्टर, ठीक है? तो यहाँ से ये रिलेशन आता है। दोबारा भी बता दूंगा उस चैप्टर में AC जनरेटर में भी करना है ये, ठीक है जी? आज इतना ही कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।